संसद का बजट सत्र जारी है। इस सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बीते एक सप्ताह तक तीखी बहस चल रही है। हंगामा भी हो रहा है। संसद भवन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में पेश होने की संभावना है। सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक नियम भी बना सकती है। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से वक्फ बोर्ड से संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लिहाजा इसी बात को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है, तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर एतराज भी जताया है। एतराज जताने के साथ साथ कई तरह की प्रतिक्रिया भी निकल कर आ रही हैं। सुनिए इस मसले पर किसने क्या कहा। प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। अभी बिल वो आ जाए हमारे सामने, उसकी स्टडी कर लें कि क्या संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद ही मजबूती से पक्ष रखेंगे उसमें। लेकिन अगर कोई इस टाइप का अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, कोई एनडीए की सरकार है, तो हम यही कहेंगे कि जो बिल हमारे हित में अगर नहीं है, हमारे वक्फ बोर्ड के अगर वो कि उसमें हमदर्दी में नहीं है, तो यकीनन हम उसकी मुखालफत करेंगे। अगर इन्हें इस टाइप का कोई बिल लाना था तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए। इनको इस चीज़ के अंदर कम से कम अगर ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और ये अपना तर्ज देंगे कि हम बिल इसलिए लाए हैं कि ये मुस्लिम समाज के हित में है, तो अगर हित में है तो हमारे लोगों से, जो दानिशवर लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उन चंद लोगों से बैठ करके एक मीटिंग करनी चाहिए थी और उस पर डिस्कशन कर करके उसके बाद में लाते। नीतीश कुमार जी का ऐसा चेहरा है कि देश का दुनिया विकास के नाम पर उनको जानती है। ये ऐसे हैं, ऐसा मानवता व्यक्तित्व है जो आप जानते हैं कि पूरे बिहार को अपना परिवार समझे, कभी भी परिवारवाद नहीं किए, जातिवाद नहीं किए, कोई क्षेत्रवाद नहीं किए। इससे बड़ी कुछ और पूंजी नहीं हो सकती है बिहार के विकास में। और बिहार के विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। 2005 के बाद मैं इस बात को आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि 2005 के बाद जो विकास की लकीर खींची गई है, छोटी लकीर हो बड़ी लकीर हो, वो लकीर खींचने वाला कोई और नहीं, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी हैं। Our government is in process of drafting a legislation which will give higher punishment for cases of love jihad. In Assam, this is rampant. People put their Hindu name in Facebook, lure a girl, and after marriage the girl discovered that the boy is not the same boy whom I married. Victim must get adequate justice. So Assam government, after examining various cases which we have seen in last 3, 4, 5 years, we are going to draft a legislation which will give stinging punishment for the cases where you hide your identity, you lure a girl to marriage, and in the process you destroy the trust of the girl which she reposed in her so-called husband. That is one part of the what we have decided. इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछे हैं। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है और इस पर हमने सर्वे किया है। सर्वे का पहला सवाल जो हमने रखा, वो पहला सवाल था कि आपके लिहाज से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करना क्यों ज़रूरी है।
19% लोगों ने कहा कि वक्फ के नाम पर धांधली होती है। 21% लोगों ने कहा कि जमीन माफियाओं का दबदबा है वक्फ बोर्ड में। 14% लोग कह रहे थे कि साहब पावरफुल, ताकतवर मुस्लिमों का कब्जा है वक्फ बोर्ड पर। 36% लोगों का कहना था कि विवादों का निपटारा है और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नया विवाद आ रहा है। सरकार इसमें सुधारों का जिक्र कर रही है और सुधारों का जिक्र करते करते सरकार संकेत भी दे रही है। चर्चा के लिए मेरे साथ तो जुड़ेंगे जितेंद्र नारायण सिंह, जो कि एक्स चेयरमैन रहे हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हाफिज गुलाम है जो सरवर, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करने की कोशिश करूंगा। पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड जितेंद्र नारायण है। हालांकि लोग कंफ्यूज ना हो, पहले वसीम रिजवी थे, चूंकि इन्होंने अब धर्म परिवर्तन कर लिया, जितेंद्र नारायण सिंह अपना नाम रख लिया। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र नारायण जी से ही बात करूंगा। जितेंद्र जी, आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी सरकार को कि सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने जा रही है? कैबिनेट में तो ये पास हो चुका, सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी बातें, आप तो रही भी हैं, जो सरकार जरूरी समझती है कि इसमें बदलाव किया जाए? देखिए, वक्फ एक्ट पहला 1931 में बना था अंग्रेजों के जमाने में। उसके बाद 54 आया, उसके बाद वक्फ एक्ट 60 आया, 95 आया। तो अगर आप ये देखें, जो वक्फ की जायदादें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और आज की तारीख में पूरे इंडिया में, हम तो उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक रहा जी, बहुत बहुत बड़ी तादाद में वक्फ की जायदादें बढ़ गई। अब उसमें जितनी जायदादें बढ़ी हैं उससे कई गुना केसेस बढ़ गए। यानी कि जो जायदादें, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 8000 वक्फ थे, तो आप यूं मान लीजिए कि 1 लाख उस पर डिस्प्यूट हैं और उनका वो बहुत से जगहों पे वो पेंडिंग है या अवैध कब्जे हैं या मालिकाना हक को लेकर लड़ाइयां हैं। तो क्योंकि वक्फ अधिनियम 40 के अंतर्गत वक्फ संपत्ति को डिसाइड करता है कि ये वक्फ है या नहीं है, और ये उसको पूरे राइट्स हैं कि वो वक्फ संपत्ति को एक बार डिसाइड कर ले, एक पक्षीय कि ये वक्फ संपत्ति है, और उसके बाद वो उसको दर्ज कर लेता है। अब उसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो उस पर क्लेम्स होते हैं, झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, और फिर उसके ऊपर मुकदमे चलते हैं। तो ये एक सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि वक्फ जायदाद अगर आज की तारीख में लोगों के पास मकान खरीदने के लिए और जमीन अपने रिहायशी खरीदने के लिए तो बहुत कम पैसा मिलता है, और वक्फ की जायदादें इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई, बड़ी बड़ी जायदादें वक्फ में कैसे इंदराज हो गई। हमारे पीरियड में वक्फ में जायदादें इंदराज हुई हैं। मैं इससे वो नहीं करता कि हमने नहीं की, हमने भी बहुत सी जायदादें वक्फ की हैं, लेकिन क्योंकि हमें पावर था, हमने पावर का इस्तेमाल किया और वक्फ दर्ज कर लिया। अब उसके बाद मुकदमेबाजी उसकी ये बड़ा समझ है कि ये तमाम सारे कारण जो आपने बताए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि असुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को हिंदुत्ववादी एजेंडा बता रहे हैं, इस पर आपकी राय? 26% लोगों ने कहा कि हम इस राय से सहमत हैं, 45% लोगों ने कहा कि असहमत हैं, 27% लोग कट्टरपंथी सोच बता रहे थे और 2% लोग कह रहे थे कि इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारे साथ एक और इस्लामिक मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। वो हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर वो इस मसले पर क्या कहते हैं। हनीफ गुलाम सरवर हैं। हनीफ साहब, क्या कहेंगे आप? हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी, आप ही से। सिस्टम आपका बड़ा कमजोर है सर, न तो नाम सही लिख पाते हैं, न सिस्टम समझ में आ रहा। हमें तो लग रहा है कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। जी जी हाफिज साहब, पहली बार। हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है हाफिज साहब?
बस आवाज ही मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है कि आवाज मिल रही है। जी आवाज जितेंद्र त्यागी जी की भी मिल रही थी, और जितेंद्र त्यागी जी की बातों का मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि आपका अपना एक सवाल है, पहले उसका जवाब चाहिए जी आपको। जी देखिए, नो डाउट, पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सरकार को ये पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वो यदि समझे, महसूस करे कि अमुक अमुक जगह पर गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसमें सुधार के लिए वो नए प्रस्ताव लाए। जी सो मोदी जी की सरकार अगर प्रस्ताव ला रही है तो बगैर समझे, बगैर पढ़े, बगैर जाने अनर्गल बयान देना शायद ये कहीं से भी उचित नहीं है। जी मैं देख रहा हूँ पिछले कल 2 दिनों से जो बयानात मुस्लिम कायदीन दे रहे, मुस्लिम रहनुमा, सो कॉल्ड रहनुमा तो ये थे ही नहीं ना हैं, इनकी वजह से तो ये सब दिन देखना पड़ रहा है। ये फिर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ करने वाले का जो उद्देश्य और जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया, दानदाताओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन? सरकार या फिर वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द मंडराते ये गिद्ध की तरह मुस्लिम रहनुमा? जो भी घपले, घोटाले और करप्शन हुए हैं उसमें 100% मुस्लिम शामिल हैं, और वक्फ की संपत्ति का पूरी तरह से बंदरबांट हुआ है। भारत के गरीब मुसलमानों के हाथ में आज भी रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट है, बेरोजगारी है, रेहड़ी है, पटरी है, जल्ली है, पंक्चर है, और पंक्चर पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे ये सो कॉल्ड लीडरान गले फाड़ के सिर्फ मोदी विरोध और आरएसएस विरोध को ही मुस्लिम परस्ती मानते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करें जिससे दानदाताओं के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह बड़ा सवाल है कि उससे दानदाताओं के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जी, सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड में राज्य और केंद्र सरकार का दखल देना जरूरी हो गया है? 82% लोगों ने कहा कि हाँ जरूरी हो गया है। 17% लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब भी बने हुए हैं। शोएब साहब, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, वक्फ बोर्ड के कानून को, वक्फ बोर्ड के तमाम अधिकारों को व्यक्तिगत मिल्कियत मान ली है लोगों ने? देखिए सर, ऐसा है, वक्फ बोर्ड में जो अभी रिजवी साहब ने बात बताई, कई बार एक्सचेंज किए गए। मसला सर ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की हो या शिया वक्फ बोर्ड की हो, इस पे आप देखिए 10-12 साल 20 साल पहले से माफियाओं ने कब्जा कर रखा है जी। आप देखिए बड़े बड़े शहर है, खासकर लखनऊ शहर देखिए तो मेन में शहरों में वक्फ की जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, माफियाओं ने उस पर कब्जा कर रखा है, और उन पे वो एलडीए से नक्शा पास करा लेते हैं और एलडीए के जेई वगैरह से मिले होते हैं और वो उसको बना के गरीब किसी को बेच देते हैं। और उसमें दिक्कतें सामने ये आती हैं कि जब वो टूटते हैं या गिरते हैं तो लोग इल्जामात रियासत के वजीर आला पर लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के होते हुए ये सब क्या हो गया। आप देखिए वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन होता है वो बैठा है राजधानी में और पूरे यूपी में वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं कहीं पे मुतवल्ली बदले आ रहे हैं पैसे देके, कहीं मुतवल्ली हटाए जा रहे हैं पैसे देके। पहले सर हमारे वहाँ क्या होता था कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने जब लोग आया करते थे तो जो अजान होती थी, जो मोतबर शख्स होता था वो नमाज पढ़ा देता था। लेकिन जब ये कुर्सियां बन गई कि इमाम होगा, खजांची होगा, मुतवल्ली होगा, तो एक पैसे की लालच उभरने लगी। तो उसमें आप देखिए कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, वक्फ चीजें हैं, उस पर पूरे माफिया गिरोह का बिल्कुल रगा हुआ मामला है। इस पे योगी जी की जो सरकार है उस पर नजर रखे हुई थी, पिछली सरकारों में नजर रखी थी लेकिन वो ढिलाई दी थी। आप देखिए लोग बेच के निकल जाते हैं, बाद में दिक्कतों का सामना पड़ता है, क्या हालात ऐसे पैदा होते हैं। और जिस तरह के कुछ सरकारों के, जैसे आपने नाम लिया, बगैर नाम लिए मैं बात करूंगा कि कुछ सरकारें हैं जो इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन रहती हैं, तो वो जो मौजूदा सरकार, अरे तो आप ये बताइए कि अगर कुर्सी चाहिए है तो आप मुसलमान को यूज करेंगे। आजाद सर मैं एक बात और दोषा छोड़ूंगा, जरूरी है कि आजादी के बाद सर अगर अब तक आप देख लें तो मुसलमान को हर पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक समझा है, और जब वो इक़्तिदार में आ गए तो उनके ही मजहब के लोगों ने ऐश करा, मुसलमान से कुर्सी बिछाता रहा, चटाई बिछाता रहा, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। तो इस पर अब मैं समझता हूँ कि देखिए अभी एक्ट जब वहां पर भी पेश किया जाएगा, जब पास होगा उसमें अमेंडमेंट होगा, तो अमेंडमेंट
होने से पहले मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकता हूं कि गवर्नमेंट की क्या मंशा रही है। जाहिर सी बात उनको लग रही है कि इसमें नीचे से ऊपर तक जो है लोग मिले हुए हैं, तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं और पे शायद ये मुतवल्ली बदला इसलिए जा भी रहा है कि कहीं एक पे बड़ा बड़ा देश में अगर रेलवे और डिफेंस के बाद, सेना के बाद अगर किसी के पास लैंड बैंक है तो वक्फ के पास है, लेकिन वो लैंड बैंक उस जमीन का उपयोग क्या सदुपयोग हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है या माफिया मिलकर बंदर बाट कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम अपनी चर्चा में कर रहे हैं। सर्वे का चौथा सवाल हमने लिया, लोगों से पूछा, वो सवाल था कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के विरोध की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा है, राजनेताओं के बयान आ रहे हैं। 42% ने लोगों ने कहा कि वोट बैंक की सियासत हो रही है, 20% लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, 25% लोग मुस्लिम मसलों में दखल की बात कर रहे थे और 13% लोग इसमें कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कह सकते। रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि भाई वक्फ के जितने भी मामले हैं या कोई डिस्प्यूट होता है या कोई विवाद होता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके लिए वक्फ का एक अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है और ट्रिब्यूनल में कौन लोग होते हैं वो भी आप जानते हैं, यानी कि चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति हो जो न्याय चाहता हो, उसके साथ अन्याय हो, वो कोर्ट नहीं जा सकता, वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल का सामना करना पड़ता है और वहां भी वो थका सा महसूस करता है, हारा सा महसूस करता है। देखिए, दो अहम सवाल हैं इस अमेंडमेंट में जो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो ला रही है, तो बाद में चर्चा होगी। एक, पहला, भ्रष्टाचार, वक्फ संपत्तियों को बगैर सत्यापन के दर्ज वक्फ संपत्ति दर्ज कर लेना, पहली चीज, इस पे अंकुश लगना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई भी मुस्लिम वोटों की राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कोई भी हो। और दूसरा सवाल जो आपका है ट्रिब्यूनल के सिलसिले में, ये बिल्कुल सही है, इसमें भी अमेंडमेंट होना चाहिए, ट्रिब्यूनल खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट हर जिले में मौजूद है। आप देखिए कि हम वक्फ बोर्ड लखनऊ में है, ट्रिब्यूनल भी लखनऊ में है। अगर झांसी, बांदा या प्रदेश के अलग अलग दूर के हिस्सों में कोई वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आता है तो उसको आधा तो वो पहले ही हार जाता है कि उसको लखनऊ आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है। एक ट्रिब्यूनल पूरे उत्तर प्रदेश का शिया और सुन्नी वक्फों के डिस्प्यूट नहीं तय कर सकता और ट्रिब्यूनल का कोई मतलब नहीं है। ट्रिब्यूनल का मतलब यह है कि एक चीज जो बोर्ड ने फैसला ले लिया और फिर ट्रिब्यूनल उसको बचाने की कोशिश करता है और ट्रिब्यूनल भी काम करता है वक्फ एक्ट के अंतर्गत दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत ही काम करता है। तो ऐसी जगह पर जहां टाइटल डिस्प्यूट हो वो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, जिसमें हर तरह के जजेस मौजूद हैं और उनको सुनने का और निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, एक और सवाल ले लेते फिर मैं आपके पास आऊंगा। पांचवा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन से वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। 76% लोगों ने कहा हाँ, 18% लोगों ने कहा ना और 6% लोग उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हाफिज साहब, देखिए, अगर सरकार का वाकई इरादा बेहतर होगा तो मैं समझता हूं कि ये क्रांतिकारी कदम होगा। और सरकार का इरादा सही है या नहीं है ये तब हम बताएंगे जब हम उस सारे प्रस्तावित विधेयक को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में अभी हमारे जितेंद्र नारायण सिंह जी और शोएब भाई ने भी जो बातें कही हैं, मैं एक बात और कहूं, सिर्फ इंदराज और मुतवल्ली का मसला नहीं और सरकार का भी मसला नहीं है। मौजूदा योगी जी की सरकार में अभी जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी प्रतापगढ़ का एक मुकदमा लेकर मैं खुद गया था जी, और वहां मुतवल्ली बनने का राइट लीगल जिसका था उसको ना बनाकर एक ऐसे व्यक्ति को मुतवल्ली बनाया गया जो मर चुका था, साहब कब्र में है। उसका बेटा फर्जी कागज लेके बाप मुतवल्ली है जो मर चुका है, उसके मरने के डेट के बाद के डेट में मुतवल्ली के नियुक्ति का पत्र मिलता है। कितना बड़ा घोटाला है और किस तरह की लूट मार है, ये मौजूदा अभी बता रहा हूं, अभी करंट, ठीक है। और मैं जब उसमें सुधार की बात करता हूं तो वहां वकील जो मंडराते हैं, वक्फ बोर्ड के दाएं बाएं वकीलों की टीम मंडराती है, वो दलालों की टीम होती है। पूरा उसके इंस्पेक्टर, उसके सीईओ, उसका पूरा सेटअप, माने दलाली का इंडिया का टॉप का अड्डा अगर कोई है
तो वक्फ बोर्ड का वो बोर्ड है। और हाफिज जी, करूंगा। शायद यही और ये कारण सब है कि सुनिए, केंद्र सरकार इसको समझ रही है। एक सेकंड जी। और ये सब सरकार या पार्टी का कोई इसमें तुष्टीकरण पुष्टिकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, और जो भी लोग तुष्टीकरण की बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है इस पर। ये गरीब मुसलमानों की तकलीफ की बात है, ये वक्फ बोर्ड के माफियाओं पर लगाम कसने की बात है, ये उन लोगों पर लगाम कसने की बात है जो देश का बड़ा एक लैंड बैंक जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, अधिकार करके बैठा हुआ है। ये सर्वे हमने इसलिए किया, ये चर्चा हमने इसलिए की। देखिए, 3 लोग बैठे हैं और तीनों लोगों ने इसकी वस्तु स्थिति को बता दिया। सरकार के पास बहुत शिकायतें पहुंच रही थी, इसलिए बिल लाना बहुत जरूरी है जिससे वक्फ मतलब दान, वक्फ मतलब अल्लाह का नाम, गरीब लोगों के लिए है ये, और गरीब लोगों को फायदा मिल सके, इसलिए ये संशोधन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, सभी लोगों का समय का अभाव है, आपका शुक्रिया करूंगा। आपने तमाम मुद्दों पर इस पर चर्चा की और बहुत जल्द सरकार इस पर एक संकेत देने वाली है और निश्चित तौर पर गरीबों को उससे लाभ होगा। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया।